मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम बीए पार्ट सेकेंड के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा के वैज्ञानिक रूप के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक रूप। भाषा और व्याकरण का परस्पर वही संबंध होता है जो प्राकृतिक विचारों के साथ विज्ञान का संबंध होता है। जिस प्रकार प्रकृति में कोई भी घटना नियम विरुद्ध घटित नहीं होती, इसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं चल सकती है। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, विचारों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में उनके शुद्ध प्रयोग बताए जाते हैं, जिनकी सहायता से इस भाषा के नियम जान सकते हैं और भाषा संबंधी अपनी गलतियों और भूलों को जानकर उसमें अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। व्याकरण की सहायता से भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में तथा विदेशी भाषा को सीखने में भी सहायता मिलती है। कभी कभी कठिन अथवा संदिग्ध भाषा का अर्थ व्याकरण की सहायता से ही जाना जाता है। वस्तुतः भाषा के अधीन होता है और भाषा के अनुसार ही परिवर्तित होता रहता है। हमें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि व्याकरण भाषा को नियंत्रित तो करता है, परंतु वह अपने नियम बनाकर भाषा के रूप को बदल नहीं सकता। भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण के निर्माण के वर्षों पहले भी भाषा बोली जाती रही थी। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है। हमारी हिंदी भाषा का जो मानक रूप है, वैज्ञानिक रूप है, उस वैज्ञानिक रूप में हम किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला जो हमारी भाषा का वैज्ञानिक रूप सामने आता है उसमें है शब्द रचना। शब्द प्रत्येक भाषा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और शब्दों की संरचना कैसे होती है उसमें हिंदी में हमारे शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। एक संधि के द्वारा, दूसरा समास के द्वारा, तीसरा उपसर्ग के द्वारा और चौथा प्रत्यय के द्वारा। संधि के द्वारा जो शब्द संरचना होती है उसमें हमारे 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीन संधियों के प्रयोग से ही हमारे कई नवीन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे पर और उपकार 2 शब्द है और जब हम इन 2 शब्दों की संधि करते हैं तो पर धन उपकार हो जाता है और शब्द बन जाता है परोपकार। इस तरीके से नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से है समास। समास में जिस तरह संधि में वर्णों का योग होता है, वैसे समास में 2 शब्दों का विभक्ति रहित मेल होता है। 2 शब्दों का संयोजन जो विभक्ति रहित संयोजन है वह समास कहलाता है। जैसे राज और पुत्र 2 शब्द है, समास विग्रह होता है राजा का पुत्र और सामासिक शब्द बनता है राजपुत्र। तीसरा जो शब्द संरचना का तीसरा घटक है वह है उपसर्ग।
उपसर्ग में शब्द के आगे शब्द या शब्दांश लगने से उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन, नवीनता या विशिष्टता पैदा हो जाती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन पैदा कर देता है, नवीनता ले आता है और विशिष्टता पैदा कर देता है। जैसे आपके प्रहार शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है और दोनों के योग से प्रहार शब्द बना है। चौथा है प्रत्यय। जिस तरीके से उपसर्ग में शब्द के आगे शब्द या शब्दांश लग कर के उसके अर्थ में नवीनता पैदा करता है, प्रत्यय में शब्द के आगे न लगकर शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में विशिष्टता पैदा कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यदु के साथ अप्रत्यय लगने से यादव शब्द बन जाता है। इस तरीके से हिंदी में शब्द संरचना के 4 घटक हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा जो हमारा हिंदी भाषा का वैज्ञानिक रूप है, शब्द रचना के बाद दूसरा रूप जो हमारे सामने आता है वह है लिंग। लिंग हिंदी में 2 प्रयुक्त होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। चूंकि हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है, संस्कृत में नपुंसकलिंग भी था, लेकिन संस्कृत का नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में समाप्त हो गए और ये नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में या तो पुल्लिंग में समाहित हो गए या स्त्रीलिंग में समाहित हो गए। अब जो हम प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द है वो बना सकते हैं। इस तरह जो हमारा हिंदी का वैज्ञानिक रूप है, उस वैज्ञानिक रूप में 2 लिंगों का प्रयोग करते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तीसरा जो हमारी भाषा का वैज्ञानिक रूप समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा वह है वचन। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी प्रयुक्त होता था, लेकिन हिंदी में ये द्विवचन समाप्त हो गया और द्विवचन के शब्द हिंदी में बहुवचन में समाहित हो गए। हम प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद वचन के बाद जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वह है हमारे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, चूंकि हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है, संस्कृत में विभक्तियां थी, शब्द के 24 रूप 8 विभक्तियों एवं 3 वचनों में मिलते हैं, किंतु हिंदी में इन विभक्तियों का समापन हो गया और कारक चिन्हों का विकास हुआ। शब्द के केवल 2 में रह गए, एक मूल रूप और दूसरे विकारी। इन शब्दों के साथ कारक चिन्हों को जोड़कर वाक्य रचना होने लगी। हिंदी में जो हमारे कारक चिन्ह हैं वो है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे ओ अरे। हिंदी में संबंध तत्व द्वारा प्रमुख रूप से काल, लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक की अभिव्यक्ति होती है। संबंध तत्व हिंदी की प्रमुख विशेषता के तौर पर मानी गई।
उसके बाद जो हमारे कारक चिन्हों के बाद जो भाषा का वैज्ञानिक रूप जानने के लिए हमारे सामने हैं वह है काल। काल मूलतः 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। फिर इनको है वो अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, इसमें सामान्य वर्तमान जैसे वह आता है, तात्कालिक वर्तमान वह आ रहा है, पूर्ण वर्तमान वह आता होगा और संभाव्य वर्तमान शायद वह आया हो। इसी तरीके से भूतकाल जो समय बीत गया है वह भूतकाल है। भूतकाल में हम अलग अलग रूपों में इस तरीके से जानते हैं, सामान्य भूत मैं गया, आसन भूत मैं गया हूँ, पूर्ण भूत मैं गया था, अपूर्ण भूत मैं जा रहा था, संदिग्ध भूत मैं गया हूँगा और हेतु हेतु मद भूत यदि तुम आते तो मैं जाता, जो शर्तवाचक वाक्य हैं, ऐसे वाक्य हेतु हेतु मदभूत में आते हैं। फिर तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल आने वाला समय, इसमें सामान्य भविष्यत वह आएगा, संभाव्य भविष्यत शायद वह आएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत वह जाए तो मैं आऊं। इस तरीके से मूल रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आता है भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप में, वह है पुरुष। संस्कृत की भांति हिंदी में भी 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। इस उत्तम पुरुष के जो विकारी शब्द बनते हैं मैं से, वो बनते हैं मुझे, मुझको, मेरा और मेरी, और बहुवचन में हम से जो विकारी शब्द बनते हैं वो है हमें, हमको और हमारी। इसी तरीके से मध्यम पुरुष जो एक वचन में तू या तुम और बहुवचन में तुम, जो विकारी शब्द इससे बनते हैं वो बनते हैं तुझे, तुझको, तेरा, तेरी। इस तरीके से विकारी स्वरूप बनते हैं। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में एक वचन में वह और बहुवचन में वे। इससे जो विकारी शब्द बनते हैं वह बनते हैं उस, उसे, उसको, उन्हें, उनको आदि विकारी शब्द बनते हैं। इस तरह जो हमारी मानक हिंदी भाषा का वैज्ञानिक रूप है, उसमें शब्द रचना, लिंग, वचन, कारक चिन्ह, काल और पुरुष का हम अध्ययन करते हैं कि यह किस तरीके से भाषा का वैज्ञानिक रूप बनाते हैं। धन्यवाद।